हेलो एवरीवन। मेरा नाम है मोहिंदर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशनल स्टडी आईक्यू। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विश्व का भूगोल पार्ट 3। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं, खासकर आने वाला जो टीजीटी आर्ट्स का कमीशन है उसके लिए। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, सूर्य की बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? सूर्य की बाह्यतम परत पिछले पार्ट में भी हम देख चुके हैं कि सूर्य की बाह्यतम जो परत है, बाहरी हिस्सा है, उसको क्या कहते हैं। एक और बात कि जो सूर्य की बाहरी परत है वो सूर्य का वायुमंडल भी कहलाता है, तो उसको कहते हैं किरीट कोरोना। बीमारी वाला कोरोना नहीं है ये सूर्य का वायुमंडल है, किरीट कोरोना। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है? तो 4 ऑप्शन हैं आपके सामने। पिछले टीजीटी कमीशन में ये क्वेश्चन देखने को मिला था। फोटो इलेक्ट्रिक उत्सर्जन, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन तथा तापयानी उत्सर्जन। तो इसका जो ऑप्शन सी से है वो सही हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा टीजीटी और क्लरिकल और एलाइड की परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है वो किस प्रक्रिया से होता है? तो वो होता है नाभिकीय संलयन से। फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि नाभिकीय अभिक्रियाएं 2 भागों में होती हैं, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। जहां नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में एक बाहरी नाभिक 2 या 2 से अधिक भागों में टूटता है, वहीं नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में 2 छोटे छोटे नाभिक आपस में संलयित होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। तारों से मुक्त होने वाली ऊर्जा, ऊष्मा और प्रकाश का कारण नाभिकीय संलयन अभिक्रिया ही है। तारों में 1 से 1.5 करोड़ केल्विन तापमान पर हाइड्रोजन के परमाणु आपस में संलयित होकर हीलियम का निर्माण करते हैं। जैसे ये फॉर्मूला भी है आपके लिए मैं बता रहा हूँ, 1H2 + 1H2 इक्वल टू He4, ड्यूटेरियम प्लस हीलियम। 1 ग्राम हाइड्रोजन के जलने से 6.86 × 10⁻⁷ kg ऊर्जा मुक्त होती है। कम से कम आपको एक क्वेश्चन की इतनी जानकारी होनी चाहिए, तब जाके आपके जो टेस्ट में क्वेश्चन आते हैं वो ठीक होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व सूर्य में सर्वाधिक पाया जाता है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, क्रिप्टन। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता ही होगा कि कौन सा तत्व ऑक्सीजन में सूर्य में सबसे अधिक पाया जाता है, तो वो पाया जाता है हाइड्रोजन। और एक बात और बता दूं मैं आपको कि पूरे ब्रह्मांड में भी हाइड्रोजन जो है सबसे अधिक पाई जाती है और दूसरे नंबर पे है हीलियम। फ्रेंड्स, मैं आपको एक और बात बता दूं कि सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है वो हाइड्रोजन ही है। हीलियम का विशाल भंडार भी हाइड्रोजन है। नाभिकीय संलयन की जो प्रक्रिया है वो भी इस हाइड्रोजन के कारण ही होती है। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी कितनी पुरानी है और इसका निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? तो जो भूवैज्ञानिक हैं या जियोग्राफर हैं, ज़्यादातर ये पृथ्वी की जो उत्पत्ति है इसकी स्टडी जो है जियोलॉजी में की जाती है। तो पृथ्वी कितनी पुरानी है और उसका निर्धारण कैसे किया जाता है? तो यह है, 4 ऑप्शन है आपके सामने, भूवैज्ञानिक समयमान, रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण, गुरुत्वाकर्षण पद्धति, जीवाश्म पद्धति। तो ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बी ऑप्शन है रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण। फ्रेंड्स, जो रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण तकनीक है
जो क्षय तत्व होते हैं चट्टानों में रेडियो समस्थानिक के क्षय होने की दर के आधार पर इनका काल निर्धारण किया जाता है। इसका प्रयोग पुरानी चट्टानों, पृथ्वी आदि का काल निर्धारण करने के लिए किया जाता है। जो ये रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको लाल ग्रह कहा जाता है? यूनिवर्सल क्वेश्चन है, सबको आना चाहिए। शुक्र, बुध, मंगल, बृहस्पति। तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। सूर्य की दूरी के हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि मंगल चौथा ग्रह है और आकार की दृष्टि से जो मंगल ग्रह है वो सातवां ग्रह है। इसकी छवि अर्थात इसका जो रंग है वो लाल रंग जैसा दिखाई देता है। मीन्स जैसे जैसे आपने देखा होगा कि कोई दहकता हुआ अंगारा होता है तो उसी की तरह है ये। मतलब जब देखते हैं इसको लगता है जैसे ये जल रहा हो, इतना मतलब अंगारे की तरह दहकता हुआ दिखाई देता है। इसको लाल ग्रह भी कहते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में ही बताया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। पता होना चाहिए सभी को, हमारे लिए एक गर्व की बात है ये। जापान, भारत, पाकिस्तान और चीन। तो ये है भारत। मंगल की कक्षा में जाने वाला भारत प्रथम एशियाई देश है। ठीक है फ्रेंड्स, मंगल की जो प्रक्रिया परिक्रमा कक्षा में जाने के लिए भारत को सबसे कम बजट लगा था, ये एक विश्व रिकॉर्ड है, जबकि विश्व का चौथा देश भी है। जैसे मंगल ग्रह पर जाने या उसकी कक्षा में जाने वाला भारत दुनिया का चौथा ग्रह है, देश है। आपको ये जानकारी होनी चाहिए। अमेरिका, सोवियत संघ तथा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बाद भारत ने इसकी जो परिक्रमा की थी या इसकी कक्षा में गए थे, भारत चौथा कंट्री बना था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, शनि, पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल। तो ये कहा जाता है पृथ्वी को। सबको पता होना चाहिए, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। पृथ्वी को, पृथ्वी पर जो है जल की अधिक मात्रा के कारण ये जब अंतरिक्ष से इसको देखते हैं तो ये नीले रंग का दिखाई देता है, ब्लू प्लेनेट इसलिए कहा जाता है इसको। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना समय लगता है? तो फ्रेंड्स 8 घंटे 20 सेकंड, 8 मिनट 20 सेकंड, 8 सेकंड 20 सेकंड। तो आपको पता होना चाहिए सूर्य से पृथ्वी तक सूर्य का प्रकाश पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। तो कई बार फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? तो ऑप्शन आपके पास होगा 8 मिनट 16 सेकंड। तो अगर 16 सेकंड वाला भी आपके पास ऑप्शन आता है तो उसको भी आप ठीक कर सकते हो। विभिन्न स्कॉलर्स और विभिन्न रिसर्च के अनुसार कईयों ने 8 मिनट 20 सेकंड बताए हैं और कईयों ने 8 मिनट 16 सेकंड बताए हैं। अगर दोनों ऑप्शन मिलते हैं एक ही क्वेश्चन में तो आप इस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन कर सकते हो। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना समय लगता है? दोबारा से ये क्वेश्चन आ गया, 8 घंटे 20 सेकंड, 8 मिनट 20 सेकंड, 8 सेकंड 20 सेकंड। तो ये दोबारा से क्वेश्चन आ गया, ये 8 मिनट 20 सेकंड। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य की रोशनी धूप को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ये तीसरी बार नहीं आया है, ये दूसरी बार ही है, ये अलग क्वेश्चन है। 10 मिनट 3.3 सेकंड, 6 मिनट 5.5 सेकंड, 8 मिनट 16.6 सेकंड, 9 मिनट 8.8 सेकंड। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि अलग अलग जो रिसर्चर होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, उन्होंने अपनी अलग अलग बुक्स पे अलग अलग बताया, लेकिन जो एक्यूरेट है, बिल्कुल एक्यूरेट टाइम है वो है 8 मिनट 16.16 सेकंड। अगर 20 भी है 8.20 सेकंड तो ये भी ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मध्य रात्रि सूर्य को देखा जा सकता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में,
उष्ण शीतोष्ण क्षेत्रों में, आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में, सूर्य ग्रहण के समय कहीं भी। तो फ्रेंड्स, तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आर्कटिक और अंटार्कटिका क्षेत्र में। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये पोल्स पे हैं, तो पोल्स पे सूर्य की जो किरणें हैं वो काफ़ी तिरछी पड़ती हैं, जिस कारण ये मध्य रात्रि को भी सूर्य को देखा जा सकता है। ये एक प्राकृतिक घटना है जो कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति के दौरान ज़्यादा देखने को मिलती है, और ये उच्च अक्षांशों अर्थात जो आर्कटिक और अंटार्कटिका क्षेत्र है वहाँ पर देखने को मिलती है। यह घटना जो मुख्य देश हैं वो हैं कनाडा रख लो आप, डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे, रूस और स्वीडन। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो अलास्का क्षेत्र है वहाँ पर भी ये घटना देखने को मिलती है। एक और आइसलैंड एक देश है, वहाँ पर भी ये घटना देखने को मिलती है। मध्य रात्रि को भी सूर्य को देखा जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? सांध्य प्रकाश, उदीयमान सूर्य, बहुत चमकदार चंद्रमा, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। तो फ्रेंड्स, ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जो सूर्य है ध्रुवीय जो वृत्त है वहाँ पर देर तक चमकता रहता है, क्योंकि तिरछा है और सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नासा ने किसका अध्ययन करने के लिए मैसेंजर सैटेलाइट लॉन्च किया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। बुध, मरकरी, शुक्र, वीनस, शनि, सैटर्न और बृहस्पति, जुपिटर। तो नासा द्वारा ये एक यान भेजा गया है या रॉकेट भेजा गया है, मैसेंजर सैटेलाइट। तो ये किस ग्रह तक के लिए भेजा गया है? तो ये भेजा गया है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका, मरकरी। तो फ्रेंड्स, जो मरकरी सरफेस स्पेस एनवायरनमेंट जियोकेमिस्ट्री एंड रेंगिंग मैसेंजर को नासा द्वारा वर्ष 2004 में बुध ग्रह के रासायनिक संगठन, भूविज्ञान और चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए भेजा गया है। अब दोबारा नाम इसका सुन लीजिए। मैसेंजर सैटेलाइट का जो पूरा नाम है मरकरी सरफेस स्पेस एनवायरनमेंट जियोकेमिस्ट्री एंड रेंगिंग, ये इसका नाम है। तो इसको भेजा गया है 2004 में। मैसेंजर बुध ग्रह पर पहुंचने वाला स्पेस क्राफ्ट होगा। कौन सा होगा? पहला स्पेस क्राफ्ट होगा जो बुध ग्रह पर पहुंचेगा। जबकि बुध ग्रह पर पहुंचने वाला पहला स्पेस प्रोब मैरिनर 10 है। अब जो ये मैसेंजर है, मैसेंजर सैटेलाइट भेजा गया है, तो ये एक स्पेस क्राफ्ट है जो कि पहला उस पर बुध के सरफेस पर पहुंचेगा। इससे पहले जो पहला स्पेस प्रोब मैरिनर 10 है वो पहुंचाया गया था, लेकिन ये स्पेस प्रोब था। हमारा अगला प्रश्न है, हम सदैव चंद्रमा के उसी पृष्ठ को देखते हैं क्योंकि यह पृथ्वी से छोटा है, यह पृथ्वी की विपरीत दिशा में अपनी धुरी पर घूमता है, यह पृथ्वी का चक्कर लगाने और अपनी धुरी पर घूमने में समान समय लेता है, यह उतनी ही गति से घूमता है जितनी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो 4 ऑप्शन हैं आपके सामने। ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि यह पृथ्वी का चक्कर लगाने और अपनी धुरी पर घूमने में बिल्कुल एक जैसा समय लेता है। आपको बता दूं कि ये तकरीबन 27.5 दिन लगाता है अपनी धुरी पर भी और पृथ्वी की परिक्रमा करने में भी। चंद्रमा की अक्षीय और कक्षीय गति समान होती है और इसका जो एक ही पृष्ठ देखा जा सकता है, इसका अधिकतम हम 59 भाग ही पृथ्वी से देख सकते हैं। इसमें से 18% भाग को कुछ निश्चित समय पर ही देखा जा सकता है। और फ्रेंड्स, चंद्रमा के 41% भाग को पृथ्वी से कभी भी नहीं देखा जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग क्या है? प्रभामंडल, प्रछाया, उपछाया, ब्लैक होल। तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इसको कहते हैं प्रछाया। इस तरह के प्रश्न आते हैं टीजीटी आर्ट्स की कमीशन में, तो
ग्रहण के दौरान जो भी उस पे काला भाग होता है उसको हम प्रछाया कहते हैं, या फिर इसको हम इसका एक मतलब एनवायरनमेंट सा बन जाता है चारों तरफ, इसको वैज्ञानिकों ने प्रछाया या एम्ब्रा का नाम दिया गया है, एम्ब्रा। हमारा अगला प्रश्न है, लघु ज्वार भाटा होते हैं प्रबल, दुर्बल, मध्यम, अत्यंत प्रबल। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो लघु ज्वार होते हैं वो दुर्बल होते हैं। लघु ज्वार भाटा सामान्य ज्वार भाटा से लगभग 20% नीचे होता है, जबकि दीर्घ ज्वार भाटा जो होता है वो 20% अधिक ऊंचा होता है। और दुनिया में सबसे ऊंचा मतलब सबसे ऊंचा जो ज्वार भाटा आता है वो आता है फंडी की खाड़ी में। हमारा अगला प्रश्न है, महासागरों की सतह पर सूर्य के और चांद के गुरुत्व के कर्षण से बनती है। मतलब कि महासागर की सतह पर सूर्य और चांद का जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उससे क्या बनता है? धाराएं, अपवाह, ज्वार भाटा, लहरें। तो ये सभी को पता होना चाहिए, इससे क्या बनता है? ज्वार भाटा। पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की जो पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो मतलब लगातार क्रियाशील रहती है, जिससे पृथ्वी का जो पानी है उनकी ओर खिंचाव रखता है, और जो जिससे ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। महीने में 2 बार पृथ्वी एवं चंद्रमा सूर्य की एक ही सीध में देखा जा सकता है। और इस स्थिति की यह घटना जब होती है तो होता है अमावस्या और जो पूर्णिमा के दिन घटती है, और इन दिनों ज्वार जो होता है अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करता है। इसे उच्च ज्वार कहते हैं। चंद्रमा के दोनों पक्षों के कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र के समकोण पर होता है, अतः इसके आकर्षण बल तथा अपकेंद्रीय बल संयुक्त नहीं हो पाते हैं। तो इससे जो ज्वार उत्पन्न होता है वो कम मतलब दुर्बल ज्वार होता है, तो जिसे हम लघु ज्वार कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी घंटे की अवधारणा कब और कहाँ शुरू हुई? पृथ्वी घंटे की जो अवधारणा है कब और कहाँ शुरू हुई? तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं। जून 2007 में क्राइस्टचर्च न्यूजीलैंड में, मई 2009 में कोलंबो श्रीलंका में, अप्रैल 2008 में टोक्यो जापान में, मार्च 2007 में सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मार्च 2007 में सिडनी ऑस्ट्रेलिया में पृथ्वी घंटे की अवधारणा को शुरू किया गया। फ्रेंड्स, पृथ्वी घंटे की अवधारणा मार्च 2007 में सिडनी ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुई थी। अर्थ आवर WWF द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक वैश्विक अभियान है जो प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम शनिवार को 8:30 शाम को से 9:30 PM तक मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, इक्विनॉक्स का क्या तात्पर्य है? वह स्थिति है दिन और रात समान अवधि के होते हैं। इक्विनॉक्स में रात की अपेक्षा दिन लंबे होते हैं, दिन की अपेक्षा रातें लंबी होती हैं, वर्ष के सबसे छोटे दिन एवं सबसे छोटी रात होती है। तो फ्रेंड्स, इक्विनॉक्स क्या होता है ये क्वेश्चन पूछने का यहाँ पर तात्पर्य ये है। तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इक्विनॉक्स क्या है? दिन और रात समान अवधि के होते हैं। 20 और 21 मार्च को बसंत विषुव इक्विनॉक्स समय तथा 22 और 23 सितंबर को शरद विषुव के समय उत्तरी गोलार्ध में रात बराबर दिन रात बराबर होते हैं। 20-21 मार्च को सूर्य उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करते समय तथा 22-23 सितंबर को दक्षिण गोलार्ध में प्रवेश करते समय विषुवत रेखा पर पहुंचता है। इन दोनों तिथियों को दोनों गोलार्धों में 12-12 घंटे के दिन और रात होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सुपरनोवा क्या है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सुपरनोवा क्या है?
ऑप्शन 4 आपके सामने दिए हैं, पुच्छल तारा, ग्रहिका, विस्फोटी तारा, ब्लैक होल। तो ये है एक विस्फोटी तारा। जो सुपरनोवा होता है उसे एक विस्फोटी तारा कहते हैं। सुपरनोवा एक विस्फोटी तारा होता है फ्रेंड्स, जब तारा धीरे धीरे ठंडा होकर लाल रंग दिखाने लगता है, जिसे रक्त दानव, रेड जाइंट भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। जो विस्फोटी तारा है वो धीरे धीरे ठंडा होकर लाल रंग का दिखने लगता है और जिसे हम रेड जॉइंट या रक्त दानव भी कहते हैं। जब केंद्र में हीलियम कार्बन और कार्बन भारी पदार्थ जैसे लोहे में परिवर्तित होने लगता है, इसके फलस्वरूप तारे में तीव्र विस्फोट होता है, जिसे सुपरनोवा कहते हैं फ्रेंड्स। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं, ध्रुवों पर, प्रमुख यमोत्तर पर, अंटार्कटिका पर, भूमध्य रेखा पर। तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा, भूमध्य रेखा पर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं, क्योंकि प्रकाश वृत्त हमेशा दो बराबर भागों में बंटा होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तिथि पर दक्षिण गोलार्ध में ग्रीष्मकाल आयनंत को देखा जाता है? 21 सितंबर को, 5 अगस्त को, 18 जुलाई को, 11 जनवरी को। तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 21 दिसंबर को। यहाँ 21-22 दिसंबर को दक्षिण गोलार्ध में ग्रीष्मकाल आयनत को देखा जा सकता है। इस दिन दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है फ्रेंड्स। एक बात याद रखिएगा कि दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 दिसंबर, और उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को, जो कि अभी पीछे हाल ही में हो गया है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तिथि पर दक्षिण गोलार्ध में शीतकाल आयनत को देखा जाता है? 5 अगस्त, 10 अगस्त, 15 फरवरी, 21 जून। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मैंने पीछे आपको बताया भी कि जो उत्तरी गोलार्ध में है सबसे लंबा दिन कब होता है, तो ये 21 जून को, और जो दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है वो भी 21 जून को ही होगा। हमारा अगला प्रश्न है, दिन और रात बनते हैं पृथ्वी की कक्षा की आकृति के कारण, पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण, परिक्रमण की गति के कारण, घूर्णन की गति के कारण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दिन और रात बनते हैं पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। यूनिवर्सल क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? 23 घंटे 30 मिनट, 23 घंटे 56 मिनट 4.9 सेकेंड, 23 घंटे 10 मिनट 2 सेकेंड, और 24 घंटे। तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 23 घंटे 56 मिनट और 4.9 सेकेंड में पृथ्वी अपनी घूर्णन का एक चक्कर पूरा करती है। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी अनाति पर झुकी है? मतलब पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी है? तो पहला है 23 सही 1/2 अंश पर, 22 सही 1/2 अंश, 21 सही 1/2 अंश और 20 अंश पर। तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 23 सही 1/2 अंश पर। बिल्कुल 23.5 डिग्री पर भी नहीं झुकी है, 23 सही 1/2 अंश पर पृथ्वी झुकी हुई है। और पृथ्वी का अपने तल पर जो कोण बनता है वो बनता है 66 सही 1/2 का। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड में हीलियम 4 प्रचुर मात्रा में है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है
किस खगोलीय पिंड में हीलियम 4 प्रमुख मात्रा में है? पृथ्वी, चंद्र, शुक्र, शनि। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा ऑप्शन ए सही। पृथ्वी पर जो हीलियम 4 है वो काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। हीलियम 4 हीलियम का गैर रेडियो एक्टिव समस्थानिक है जो पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये जो हीलियम 4 है ये हीलियम का एक समस्थानिक है, गैर रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। हमारा अगला प्रश्न है, सागर में वृहद ज्वार कब उठता है? तो 4 ऑप्शन हैं। केवल चंद्रमा दिवस पर, पूर्णमासी अमावस्या के दिन, उस दिन जब चंद्रमा की स्थिति प्रथम सूर्याधांश पर हो, केवल अमावस्या के दिन। तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वृहद ज्वार कब होता है? तो ये पूर्णमासी तथा अमावस्या के दिन होता है। जब प्रबल ज्वार आता है, जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो उनकी सम्मिलित शक्ति से वृहद ज्वार उठता है। पूर्णमासी और अमावस्या को ये परिस्थिति बनती है। हमारा अगला प्रश्न है, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? पृथ्वी का चंद्रमा पर, पृथ्वी का सूर्य पर, पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का पृथ्वी पर। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का। ऑप्शन सी, पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण पड़ता है उसके कारण जो है ज्वार भाटा आता है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के विश्व के भूगोल के कुछ 25+ क्वेश्चन आपके लिए। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे इस वीडियो को पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।